मिथुन सागर नामक एक नगर में था एक मशहूर मिठाई की दुकान, किसान वाला मिठाई। दुकान का मालिक था प्रणवीर अग्रवाल। प्रणवीर अपने बेटे केतन से बहुत प्यार करता था। केतन के साथ एक और लड़का था, शंतन। शंतन अंजया का बेटा था जो प्रणवीर के लिए काम करता था। अब शंतन तो केतन का सगा भाई तो नहीं था, पर दोनों को प्रणवीर ने साथ साथ बड़ा किया। केतन ने अपनी पढ़ाई जारी रखा, पर शंतन पढ़ाई छोड़कर मिठाई की दुकान पर काम करने लगा। कुछ महीनों बाद केतन ने भी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया। शंतन दुकान में ही काम कर रहा था और केतन ने बाकी पाठ्यक्रमों में जमा हो गया, जैसे कि मुक्केबाजी, घुड़सवारी, कराटे और बहुत कुछ। बहुत सालों तक केतन संघर्ष करता रहा, पर वह हर किसी में असफल रहा। इसी प्रकार कई साल गुजर गए और केतन किसी भी चीज में सफलता नहीं प्राप्त की। दूसरी ओर शंतन दुकान में काम करके स्वादिष्ट मिठाई बनाना सीख लिया। उसने बहुत मिठाई बेचा और किसान वाला मिठाई को और भी मशहूर बना दिया। उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई और उसने दुकान की अच्छी देखभाल की। प्रणवीर ने दोनों लड़कों को ध्यान से देखा और फिर एक दिन केतन को अपने पास बुलाया। केतन, तुमने 12 साल बिताए कई पाठ्यक्रमों को सीखने में, पर तुमने कुछ नहीं सीखा। कम से कम दुकान के कैश काउंटर को जाकर संभालो, कुछ ना कुछ तो वहाँ सीख जाओगे। ये सुनकर केतन बहुत खुश हो गया। उसको ऐसा लगा जैसे पूरी दुकान उसी की है और हर एक जिम्मेदारी भी उसी की। अगले दिन केतन दुकान पर गया। अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझकर दुकान पर उसने देखा कि शंतन सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रहा था। किसी ने केतन को भाव ही नहीं दिया और केवल शंतन की बात ही सुन रहे थे। केतन को जलन होने लगी और उसको समझ नहीं आया कि वह क्या करे। दिन समाप्त होने के बाद जब शंतन काम करने वालों को तनख्वाह दे रहा था, तब केतन बीच में आया और उसके हाथ से पैसे छीन लिए। ये मेरी दुकान है और अब से पैसे मैं ही संभालूंगा। उठो यहाँ से और जाओ। शंतन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। केतन अब काम करने वालों को पूरी तनख्वाह देने के बजाय आधा ही देने लगा। दुकान के लोगों को निकालकर दूसरे काम वालों को ले आया, जिनको मिठाई बनाने के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। शंतन ये देखकर केतन के पास गया और बोला, अगर तुम ऐसे कर्मी को काम पे रखोगे तो हम अच्छी मिठाई कैसे बना पाएंगे? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुमको पसंद नहीं तो तुम इस दुकान को छोड़कर जा सकते हो। ये सुनकर शंतन दुकान जाना बंद कर दिया। जब प्रणवीर ने शंतन को घर पर ही देखा तो वह हैरान रह गया। प्रणवीर जानना चाहता था कि हुआ क्या, पर शंतन उसको कुछ नहीं बोल रहा था। अंत में प्रणवीर को पता चल ही गया कि उसकी दुकान पर हो क्या रहा था। प्रणवीर ने देखा कि उसका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा था। सब लोग उसके बारे में बुरा बात कर रहे थे और प्रणवीर को ये बात अच्छी नहीं लगी। एक दिन प्रणवीर ने दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया। प्रणवीर ने लड़कों से पूछा कि क्या हो रहा है। शंतन ने अपनी बात बोली, पर केतन अपनी गलती मान ही नहीं रहा था। प्रणवीर को पता था कि गलत कौन था। वह जानता था कि शंतन की वजह से ही दुकान का अच्छा नाम बना था। अंत में प्रणवीर ने शंतन को दुकान का मालिक बना दिया। ये देखकर केतन और भी नाराज हो गया।
पिताजी, आपने ये ठीक नहीं किया। तुम किसी काम के लायक नहीं हो और उसके ऊपर तुम इतनी ईर्ष्या और गुस्सा दिखाते हो। इस तरह तुम एक अच्छा जीवन नहीं बिता सकते। तुम मेरी एक ही औलाद हो और मैंने 12 साल इंतजार किया तुम में बदलाव देखने के लिए, पर तुम इतने लापरवाह बन गए। अब तुम जो भी कहो, मैं निर्णय ले चुका हूँ। केतन घर छोड़कर चला गया और शंतन ने दुकान की सारी जिम्मेदारी ले ली और उसको फिर से अच्छे से चलाने लगा। बहुत दिन बीत गए और केतन को बाहर भी कोई नौकरी नहीं मिली। घर वापस आकर उसने अपने पिता से माफी मांगा। रणवीर ने केतन को माफ कर दिया और उसको शंतन का सहायक बनाया। कुछ ही समय बाद केतन ने शंतन से बहुत कुछ सीख लिया। दोनों भाइयों की तरह रहने लगे, एक दूसरे की सहायता करते हुए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कोई भी काम अगर मन लगाकर करोगे तो अवश्य सफल होंगे। दूध वाला। बिकनूर नामक एक नगर में रहता था एक राजा चंद्रसेना। उसका मंत्री कबीर सिंह उसके दूध का कारोबार संभालता था। उन्होंने बहुत सारे स्वस्थ गायों को पाला जो अच्छा और गाढ़ा दूध देते थे। ये दूध सारे गांव में बेचा जाता था। कबीर सिंह खुद सब कुछ संभालता था। कबीर सिंह की पीढ़ी भी महाराजा के लिए काम करते आ रहे थे और इस वजह से चंद्रसेना उसका बहुत आदर करते थे। कबीर सिंह ने भी राजा को कभी भी निराश नहीं किया। सारे गांव में उसका अच्छा नाम था। हर रोज कबीर सिंह खेत पर जाता था। उसने बहुत लोगों को काम पे रखा गायों की देखभाल के लिए, ताकि वे अच्छे से खाएं और सेहतमंद रहे। गायों को घास चराने के लिए वह दिन में कम से कम 2 बार भेजता था। वह हमेशा ध्यान रखता था कि दूध साफ सुथरा रहे। दूध निकालने के बाद वह 10 दूध वालों को देता था ताकि वह गांव में जाकर बेच दे। दूध वाले कबीर सिंह को पैसे देते थे और कबीर जाकर चंद्रसेना को। चंद्रसेना ने देखा कि कैसे कबीर ईमानदारी से काम करता था और उस पे पूरा भरोसा रखा। महाराज कबीर के साथ अच्छा बर्ताव करते थे और कबीर राजा के बारे में भी अपने बहनों को बताया करता था। एक दिन जब कबीर घर वापस आया तो उसने अपने बहनों को बहुत गुस्से में और परेशानी में देखा। क्या बात है, तुम सब इतने गुस्से में क्यों हो? हम तीनों की उम्र हो गई है शादी के लिए, पर क्या फायदा, शादी के लिए पैसे ही नहीं है। कपड़े और गहनों को छोड़ो, हमारे पास खाने पीने के लिए पैसे काफी नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए ही इतना मेहनत करता हूँ, अगर इससे भी खुश नहीं हो तो मेरी सारी मेहनत ही बेकार हो रही है। आप तो महाराजा के मंत्री हो ना, पर आप अपनी आमदनी किसी भी जरूरतमंद को दे देते हो। और आप दूध का कारोबार भी संभाल रहे हो ना अकेले, उसमें भी कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है आपको। ऐसा क्यों? शायद हमारी कोई फिक्र नहीं है, इसीलिए। तीनों बहनें रोने लगी और कबीर को बहुत बुरा लगा। अब तुम सब मत रो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अब बोलो मैं क्या करूं? मैं वही करूंगा। वैसे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप दूध का सारा कारोबार संभालते हो ना। अगर आप उसमें थोड़ा पानी मिलाकर बेचोगे तो आप ज्यादा बेच पाओगे। हाँ, और अधिक दूध से आप ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हो।
पर ये तो धोखा हुआ, मैं राजा के साथ ऐसा नहीं कर सकता। कबीर सिंह ने ऐसा करने से मना कर दिया था, पर उसकी बहनों ने उसको भावुक करके जैसे तैसे उससे ये काम करवा ही दिया। कबीर सिंह अक्सर कमाए गए पैसे राजा को देता था और बाकी के पैसे अपनी बहनों को देने लगा। मुझे ऐसा करना नहीं पसंद, ये आखिरी बार है, इसके बाद मुझे ये सब करने के लिए नहीं बोलना। कबीर की बातें सुनकर बहनों ने उसको पैसे वापस किए और घर छोड़कर जाने का नाटक करने लगी। कबीर के पूछने पर तीनों ने धमकी दी कि वे घर छोड़कर चले जाएंगे। मजबूर होकर कबीर को उनकी बात माननी ही पड़ी। कमाए गए पैसे राजा को देकर अधिक पैसे अपनी बहनों को देने लगा। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कुछ ही समय में कबीर की बहनें नए नए साड़ियां और गहने खरीदने लगे और अच्छा खासा खाने भी लगे। उनकी जिंदगी ही बदल गई। घर पर बैठे बिना तीनों सज धज के बाहर घूमने लगे, सबके आगे दिखावा करने के लिए। गांव के सारे लोग हैरान रह गए और आपस में बातें करने लगी। ये तीन बहनें कबीर की कमाई को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखा किसी को ऐसा करते हुए। पर कबीर सिंह के पास इतने पैसे आए कहाँ से? सब लोग कबीर के बारे में बातें करने लगे और बाकी के मंत्री कबीर की कमाई पर ईर्ष्या करने लगे, तो इस बात पर जांच करना शुरू कर दिए। जल्द उनको सच पता चल गया कि वह दूध में पानी मिलाकर बेच रहा था। 70% राजा को देकर बाकी के 30% अपनी जेब में डाल रहा था। खेत के कारीगरों से मंत्रियों ने ये बात का पता लगाया। सारे मंत्री गए राजा के पास और उनको पूरा सच बता दिया। अब क्योंकि राजा को कबीर से बहुत लगाव था, उनको इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय कबीर को दंड देने का। तीनों बहनें आए कैद खाने अपने भाई को देखने के लिए और उनको बहुत बुरा लगा कि उनकी ही वजह से उनका भाई आज जेल में बंद पड़ा है। बहनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और तीनों गए महाराजा के पास और उनको सब सच बताया कि असल में ये सब उन तीनों की ही गलती है और कबीर दोषी नहीं है। उन्होंने राजा से भीख मांगी कबीर को छोड़ने के लिए। जब राजा ने ये सब सुना तो उन्होंने तीनों बहनों को भी कबीर के साथ कैद खाने में ही डाल दिया और कहा, दंड केवल गलत करने वाले को ही नहीं, गलत सोचने वाले को और गलती में हिस्सा लेने वाले को भी मिलनी चाहिए।